सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप लर्न। अपना जूनियर अकाउंटेंट टीआरए का बैच चल रहा है, जिसमें अपने क्या है कि राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। और इतिहास में लगभग सारे वंश अपने कंप्लीट कर लिए थे। जो महत्वपूर्ण वंश है उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और बाकी जो भी बचे हुए हैं, ठीक है, जैसे किशनगढ़ के राठौड़ है, उनको अपने क्या है कि जब अपने इनके सबके एमसीक्यू करेंगे ना, जो प्रीवियस ईयर अपने आए हुए हैं क्वेश्चन राजस्थान के इतिहास के, जो भी सारे एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस, सारे अपने क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से कंप्लीट कराएंगे हर चीज को। आप बस डिस्कवर राजस्थान से जुड़े रहिए। तो आमेर का कछवाहा वंश हमने स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2 पार्ट में होगा, वो तो एक में भी जाता, थोड़ा टाइम कम था इसलिए। तो सबसे पहले दोस्तों अपने उत्पत्ति की बात करते हैं। कोई भी वंश पढ़ते हैं तो अपने हमेशा उसकी उत्पत्ति की बात करते हैं कि उत्पत्ति में अलग अलग मत आते हैं। तो जो सबसे पहला मत होता है, इन्हें भगवान श्री राम के जो ज्येष्ठ पुत्र आते हैं कुछ, इनके वंशज मानते हैं ये स्वयं को, जो कछवाहा वंश के हैं। और जो सूर्यमल मिश्रण है, ये मानते हैं, ये कहते हैं कि कुरुम नामक रघुवंशी शासक था, ठीक है, इसकी ही संतति आगे जाके कुरुम वंशीय कहलाई और धीरे धीरे उसको क्या कछवाहा बोलने लग गए। और डॉक्टर ओझा ऐसे कहते हैं कि कछवाहा ये कोई पुरुष का नाम था, मूल पुरुष इनका कछवाहा था, ठीक है, ताकि फिर आगे इनको क्या है कि इस वंश के नाम से जाने जाने लगे, मतलब इस नाम का कोई बंदा था, ये ऐसा कहना चाहता है। फिर इनकी कुल देवी की बात करें दोस्तों तो जमुवाय माता आती है। कौन सी? जमुवाय माता इनकी कुल देवी आती है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है? कछवाहा वंश के संस्थापक पूछे जाते हैं आपसे। देखो, दुल्ले राय या तेजग्रण, दोनों में एक ही बात है। तो इन्होंने स्थापना की थी 1137 ईस्वी में। अब क्या है, क्या ध्यान रखना है इसमें आपको? देखो, इसके टाइम है ना, जो तब से लेके अब तक जयपुर तक राजधानी बनने से पहले तक यहाँ पे सबसे पहले 2 राजधानी बनी थी, याद रखना है, कछवाहा वंश की। उसके बाद जम्वा रामगढ़ बनी थी। क्या बनी थी? जम्वा रामगढ़। फिर तीसरे नंबर पे आमेर बनी। फिर चौथे नंबर पे आपकी जयपुर राजधानी बनी। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। दुल्ली राय क्या करता है? सबसे पहले बड़ गुजरों को परास्त करता है और नवीन राज्य की स्थापना करता है। कहाँ पे? ढूंढाड़ क्षेत्र में। देखो, ढूंढाड़ क्षेत्र है दोस्तों, ये जयपुर, दौसा, टोंक, ये इसके आसपास का क्षेत्र है। और यहाँ पे जो बोली बोली जाती है वो ढूंढाड़ी बोली जाती है, इसलिए इसे ढूंढाड़ क्षेत्र भी बोलते हैं। जब अपने राजस्थान की बोलियां पढ़ेंगे तब भी हम इन चीजों को जानेंगे। और अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करना है तो ये सारे टॉपिक है ना, वैसे मैंने करवा रखे हैं। जैसे रीड मेंस की प्लेलिस्ट हो गई और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने ईओआरओ के प्लेलिस्ट में करवा रखे हैं, तो वहां भी आप देख सकते हो। सिलेबस ऐसे तो है नहीं कि राजस्थान जी के पूरी चेंज हो जाएगी। फिर देखो, दौसा कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी थी, ये आपको याद रखना ही है, ये हमने पहले ही बात कर ली। फिर यहाँ पे दुल्ले राय क्या करता है दोस्तों? जम्वा रामगढ़ के मीणाओं को यहाँ पे परास्त करता है, ठीक है, यहाँ पे दुल्ले राय की जीत होती है। और इसके बाद जो दूसरी राजधानी बनती है वो जम्वा रामगढ़ बनती है, जयपुर की। फिर अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट, कोकिल देव शासक आता है। ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों ये मीणाओं को हराकर आमेर राजधानी बना रहा है। तो आपसे एग्जाम में मैक्सिमम यही पूछेगा कि आमेर राजधानी किसने बनाया, आमेर को राजधानी? तो कोकिल देव का नाम आपको याद रखना ही रखना है। आमेर के लिए आमेर को राजधानी कोकिल देव बनाता है। इसके अलावा ये यादवों से मेड़ और बैराट है जो, ठीक है, जब बैराट सभ्यता पढ़ते हैं तो ये भी जयपुर जिले में ही आती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों इसी वंश के जो नरु है, इससे एक नरुका शाखा निकलती है, एक शेखा से निकलती है शेखावत शाखा। अब जो शेखावत शाखा है ये शेखावटी में राज्य स्थापित करता है, जो शेखावत नाम का होता है, इसलिए उस क्षेत्र को शेखावटी के नाम से जाना जाता है, जो अपने सीकर सुकर इधर झुंझुनू के आसपास का क्षेत्र है। फिर इसी के बाद जो शासक आता है ना दोस्तों, राजदेव आता है। ये क्या कराता है? आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण करवाता है। तो याद रखना है, आमेर के कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया? राजदेव ने करवाया। यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों छतरी बनी हुई है, तो यहाँ पे जो भी नया शासक बनता था ना, तो उसका राज्यारोहण होता था, ठीक है, या राज तिलक होता था, ऐसे कह सकते हैं, राज्याभिषेक। अब जो इसके बाद पंचन देव इस वंश का शक्तिशाली शासक हुआ। अब इसके बाद मलय सिंह, बीजल देव, राजदेव, किलहट, ये याद नहीं रखनी, बस एक बार जान लो। कुंतल, जोनसी, पता तो होना चाहिए ना कैसे जा रहे हैं अपने। उदयकरण, नरसिंह, बनवीर। अब बनवीर के बाद दोस्तों कौन सा हुआ?
उद्वर्ण, चंद्रसेन। अब चंद्रसेन का उत्तराधिकारी आता है पृथ्वी सिंह कछावा। अब दोस्तों ये जो पृथ्वी सिंह कछावा है ये 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ता हुआ यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो गया। तो खानवा के युद्ध में आमेर का कौन सा शासक लड़ा, आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। पृथ्वी सिंह का नाम आपको याद रखना ही रखना है, पृथ्वी सिंह कछावा, जो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा है। सामंती व्यवस्था का प्रारंभ इसी के समय होता है दोस्तों, जैसे सामंत वगैरह है अपने राज्यों के। इसके अलावा ये राज्यों को बांट भी देता है अलग अलग इकाइयों में। फिर पूर्णमल की बात करते हैं। पूर्णमल का दोस्तों यहाँ पे शासनकाल रहता है 1527 से 1534 ईस्वी तक, और ये पृथ्वीराज का छोटा पुत्र था। ठीक है, अब इसकी माता आती है, पृथ्वीराज का बड़ा पुत्र अभी यहाँ नहीं बन पाता शासक, क्योंकि इसकी माता है बालाबाई। अब जो बालाबाई है ये पुत्री है लूणकर्ण की, जो बीकानेर का शासक है। इसके लिए इसका प्रभाव अधिक था, इसलिए इसने इसको शासक बना दिया। लेकिन ये शिखरगढ़ के युद्ध में क्या है, इसकी भी मृत्यु हो जाती है पूर्णमल की। ठीक है, शिखरगढ़ लिखा हुआ है ये। अब अपने बात करेंगे दोस्तों भीमदेव। ठीक है, ये बड़ा पुत्र था, ये 34 से 37 शासनकाल रहता है इसका। और कुछ इंपॉर्टेंट इसके समय नहीं हुआ। इसके बाद अपने बात करेंगे दोस्तों रतन सिंह की। रतन सिंह का यहाँ पे 37 से 48 शासनकाल रहता है। ये कमजोर शासक माना जाता है, क्योंकि इसका जो राजकाज में इंटरेस्ट भी नहीं था, और सारा कार्य यहाँ पे तेज सी राय मलोत नामक ये देखता था। अब शेर शाह की ये अधीनता भी स्वीकार कर लेता है। अब रतन सिंह का है ना दोस्तों एक चाचा आता है सांगा। ये आपने सांगानेर जगह सुनी होगी जयपुर में, तो वो सांगानेर यही बसाता है। और जो सांगा है ना, ये क्या करता है, ये आमेर को भी यहाँ पे हड़पने का प्रयास करता है। अब दोस्तों अपने क्या बात करेंगे, इसका एक छोटा भाई आता है आस्करण। अब ये क्या करता है, इसको गद्दी चाहिए होती है। इसको भी पता है कि ये कमजोर शासक है, काम कर नहीं रहा। ये रतन सिंह को जहर देकर इसकी क्या करा देता है, हत्या करा देता है। और आस्करण क्या बन जाता है, स्वयं यहाँ पे दोस्तों शासक बन जाता है। अब क्या बात आती है, अब बारमल क्या करता है, ये आस्करण को भी हटा देता है। ठीक है, और बारमल यहाँ पे कुछ शासक बन जाता है। असली यहाँ से स्टार्ट होता है बारमल से। ठीक है, वैसे सभी डायरेक्ट यहाँ से पढ़ाते हैं। और 1548 से दोस्तों 74 तक यहाँ पे इसका शासनकाल रहता है। ये शासनकाल याद रखो तो रख लेना, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजों मैं बताता रहूंगा। सबसे पहली बात इसके बारे में क्या याद रखनी है कि मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक पूछा जाए तो बारमल का ही नाम आएगा। ठीक है, इसका नाम आएगा बारमल का। देखो ये अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। किसकी, अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। कहाँ पे, सांबर में करता है 1562 ईस्वी में। ठीक है, और अपने जो दोनों पुत्र हैं वो भी इनके साथ होते हैं, और उनको भी दिल्ली दरबार में भेज देता है। जो मान सिंह और इसका एक और पुत्र आता है। ठीक है, एक तो मान सिंह हो जाएगा और एक हो जाएगा जो जगत सिंह है। ठीक है, भगवंत दास को, इन दोनों को यहाँ पे ये भेज देता है। अब देखो क्या होता है कि इसके समय एक मजनू खां आता है। ये बताते हैं कि ये अकबर और बारमेल की यहाँ पे मित्रता करवा देता है, और इसके बाद ही ये 1562 में अधीनता स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों क्या होता है कि बारमल की पुत्री आती है हरकूबाई, साईबाई और मानमती। ठीक है, कौन सी, एक तो हरकूबाई, साईबाई और मानमती, मतलब तीनों एक ही है, ऐसे नहीं तीन है, नाम अलग अलग है, मतलब नाम तीन है, पर्सन एक ही है यहाँ पे। या हरकूबाई भी लिखा आ सकता है आपके एग्जाम में, साईबाई या मानमती। इसका विवाह कर देता है ये अकबर से। ठीक है, और सांबर में ये होता है। और विवाह करने के बाद इनसे जो पुत्र होता है ना वो जहांगीर होता है। और मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत शासक पूछा जाए तो भी बारमल का नाम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, 5000 का मनसब देता है, ये मत याद रखना, लेकिन उपाधि याद रखना। अमीर उल उमरा की उपाधि देता है अकबर, किसे, बारमल को, और एक राजा की उपाधि देता है। ये अमीर उल उमरा वाली उपाधि जरूर याद रखना, अकबर द्वारा दी गई, किसे दी गई, बारमल को दी गई, तो ये जरूर याद रखना। अब अपने बात करेंगे दोस्तों भगवंत दास की। तो ये तो पहले इनके दरबार में था, ये और जो मान सिंह है। 1574 से यहाँ पे 1589 ईस्वी तक दोस्तों इसका शासनकाल रहता है। अकबर द्वारा इसे टिक्का भिजवाया गया। इसे भी यहाँ पे ये पदवी दे देता है अमीर उल उमरा की। और एकमात्र ऐसा शासक जो दोनों रूप में यहाँ पे
मुगल सेना में रहा। कुंवर और शासक दोनों रूप में मुगल सेना की सेवा में यहाँ पे रहता है। और इसके बाद मान सिंह भी रहता है, दोनों ही हैं। और भगवंत दास क्या करता है दोस्तों, इसकी पुत्री आती है मानबाई। क्या आती है? मानबाई, भगवंत दास की पुत्री। और दिल्ली का हो जाता है जहांगीर। अब वैसे तो क्या हुआ दोस्तों, ये जहांगीर है, ये जहांगीर का क्या हुआ, मामा हुआ भगवंत दास। ठीक है, क्योंकि जो जहांगीर की माता थी वो कौन कहती थी? अरकूबाई थी, हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर भी यहाँ पे देखो, क्योंकि इनके यहाँ सिस्टम ऐसा चलता है, तो ये विवाह करवा देता है अपनी पुत्री का, किससे? जहांगीर से। और इससे पुत्र होता है खुसरो। खुसरो पुत्र होता है। अब खुसरो क्या होता है दोस्तों? पितृ विद्रोही होता है। इस कारण जो दुखी होकर मानबाई क्या कर लेती है? सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ याद रखने वाली बात नहीं है जो एग्जाम में आएगा। 1583 से 89 में यहाँ पे पंजाब के सूबेदार के रूप में काम करता है भगवंत दास। और 1589 में लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं मान सिंह की। ठीक है दोस्तों, मान सिंह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मान सिंह वैसे प्रतापी शासक भी था। और 1589 से 1614 ईस्वी तक ये क्या है कि शासनकाल इसका रहता है। 1562 में मुगल सेवा में ये सम्मिलित हो गया था। जब मैंने आपको बताया था साम्बर्ग में, जब भारमल ने क्या अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो अपने दोनों पुत्रों को क्या भेज दिया था मुगल दरबार में। और अकबर व जहांगीर दो मुगल सम्राटों की यहाँ पे सेवा भी की। इसके अलावा दोस्तों जो अकबर के एक रणथंबोर अभियान है, मेन मान सिंह का ये काम होता था कि जितने भी राजपूत शासक हैं उनको अकबर की अधीनता स्वीकार करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे सुरजनहाड़ा को ये अकबर की अधीनता स्वीकार करवा देता है। और जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था क्या? जमा भट्टो। ठीक है, ये पढ़ा था। ये किस लिए पढ़ा था? क्योंकि ये इस 4 क्रम में ना महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने आए थे। ठीक है, ये जलाल खान था, फिर मान सिंह था, ठीक है, फिर भगवंत दास था। अब जो मान सिंह है ना, ये महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया कि तुम अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, मगर महाराणा प्रताप ने नहीं की। फिर 1576 की बात आती है तो हल्दी घाटी के युद्ध की पूरी कमान है ना दोस्तों, वो इसी के पास होती है। और हल्दी घाटी युद्ध की पूरी प्लानिंग मैंने आपको बताई थी, उस टाइम कहाँ पे बनी थी? अजमेर में बनी थी, अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बनी थी। ठीक है, वहां से भी उन्होंने आगे कूच किया था हल्दी घाटी की ओर। और अकबर के नवरत्नों में से ये एक था। अब उपाधि की बात करें तो ये पूछा जा सकता है, तो जो अकबर है ना, इसे एक उपाधि देता है, कौन सी? फरजंद की। फरजंद उपाधि किसने दी इसे? मान सिंह को अकबर ने। फरजंद का मतलब होता है बेटा। और 7000 का साथ में इसे मनसब भी दिया। फिर क्या होता है कि ये काबुल, बंगाल, बिहार के सूबेदार के रूप में भी कार्य करता है, दक्षिण के भी अभियानों में जाता है और रोशनाइयों के विद्रोह का भी दमन करता है। और उड़ीसा है ना, देखो कभी विजित नहीं हुआ था मुगलों से, लेकिन मान सिंह की सहायता से 1592 में पहली बार ये उड़ीसा जीतता है और उसे मुगल साम्राज्य में उड़ीसा को मिलाता है। अब बात करते हैं, इसके अलावा ये बिहार में मानपुर कस्बा बसाता है एक, बिहार में। और बंगाल में ये अकबरपुर राजमहल की भी स्थापना करता है। और मान सिंह क्या करता है दोस्तों? बंगाल का एक शासक आता है केदारनाथ। कौन सा शासक आता है? केदारनाथ। अब जो केदारनाथ है ना, यहाँ से इसको परास्त करके, मतलब ये हार जाता है, केदारनाथ को यहाँ पे परास्त करके जो शिला देवी की मूर्ति है ये ले आता है, कहाँ पे? आमेर में प्रतिष्ठित करवाता है। तो शिला देवी का मंदिर है आमेर में। आप मंदिरों की जब अपने सीरीज चलाई है, शॉर्ट्स में है, जो जितने भी अगर आपको दोस्तों मंदिर पढ़ने हैं तो शॉर्ट्स में पूरी सीरीज है, जहाँ पे आपके 33 जिलों के मंदिर दे रखे हैं, तो वहां पढ़ सकते हो। फिर मान सिंह का दोस्तों पुत्र आता है जगत सिंह। ठीक है, और बंगाल अभियान में ये मारा गया। जो जगत सिंह है, बंगाल जब ये गए हुए थे, बंगाल के अभियान में ये मारा जाता है। तो इनकी माता आती है कनकावती या कंकावती। तो ये क्या करती है? आमेर में ही जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाती है। कौन से मंदिर का? जगत शिरोमणि। अब ये यहाँ पे मंदिर में जो मूर्ति है ना दोस्तों, ये चित्तौड़ से मीरा मंदिर से लाई गई थी, ये वाली मूर्ति जो जगत शिरोमणि मंदिर की मूर्ति थी। इसके अलावा दोस्तों बात करें मान सिंह की, तो 1607 ईस्वी तक बंगाल का ये सूबेदार रहता है। इसके बाद आपसे ये एग्जाम में इसकी मृत्यु भी पूछी जा सकती है कि मृत्यु कहाँ पे होती है। तो इलीजपुर में इसकी मृत्यु होती है 1614 में। और इसकी छतरी याद रखनी है, कहाँ पे है? हाड़ीपुर आमेर में इसकी छतरी है मान सिंह की। इसके बाद भाव सिंह शासनकाल आता है, जो 1614 से 1620 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद दोस्तों अपने मेन पढ़ेंगे वो मिर्जा राजा जय सिंह पढ़ेंगे।
ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, कल आपका जो आमेर का इतिहास है कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको डिस्कवर राजस्थान का कंटेंट पसंद आया तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।